3 दिन बाद बंगाल में क्या होगा, इसका एक और एग्जिट पोल आज सामने आ गया। एक और बड़ी एग्जिट पोल एजेंसी ने बंगाल में प्रचंड बीजेपी सरकार का दावा किया है। बंगाल में पहली बार भगवा लहराने वाला है। आज एग्जिट पोल पर दीदी खुद बोलने आई। ममता ने सारे दावों का खंडन किया और बंगाल में टीएमसी सरकार की बात कही। लेकिन आज दीदी की बॉडी लैंग्वेज एकदम अलग थी। ममता जीत का दावा जरूर कर रही थी, लेकिन उनकी बातों में हार का डर साफ नजर आ रहा था। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद से जितने बड़े किले थे, सब पर बीजेपी भगवा लहरा रही है। हिंदुस्तान के 98 करोड़ लोग भगवा को पहले चुन चुके हैं। बंगाल जीतने के साथ ही आंकड़ा 100 करोड़ पार हो जाएगा। हिंदुस्तान का नक्शा 70% भगवा हो जाएगा। जिसको इम्पॉसिबल कहा जाता था, उसको नरेंद्र मोदी ने भगवा रंग में पॉसिबल कर दिया है। ऐसी आंधी, ऐसा तूफान, ऐसा विजय 2014 से पहले कभी नहीं दिखा था। जब हिंदुस्तान में मोदी सुनामी आई थी, तब भी बीजेपी का अश्वमेध रथ इतनी रफ्तार से नहीं दौड़ा था। किसी भी लीडर के व्यक्तित्व की पहचान उसके पीछे खड़ी आबादी से होती है। किसी भी पार्टी की पावर इस बात से आंकी जाती है कि कितनी बड़ी आबादी पर वो रूल करती है। और इन दोनों मानकों में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आसपास कोई नहीं है। बीजेपी इस वक्त जितनी पावरफुल पार्टी है, एनडीए जितना दमदार गठबंधन है, हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुआ है। डेमोक्रेसी में कितनी डोमेस्टिक आबादी आपके साथ है, ये बात सबसे ज्यादा महत्व रखती है। और हिंदुस्तान की 100 करोड़ डोमेस्टिक आबादी को नरेंद्र मोदी पर विश्वास है। जितने बड़े भूभाग में कभी कांग्रेस ने 1984 में राज किया था, उससे बड़े एरिया पर अब भगवान नया रिकॉर्ड बनाने वाला है। ऐसा स्वर्णिम काल देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देखा था। 17 साल तक उन्होंने देश में एक छत्र राज्य किया। हिंदुस्तान की हर पहचान नेहरू से जुड़ी थी, क्योंकि देश में जो कुछ हो रहा था वो पहली बार हो रहा था। कांग्रेस में ऐसा मौका दोबारा इंदिरा गांधी के वक्त मिला, जिनको 2 बार प्रधानमंत्री की कुर्सी मिली। 15 साल पद संभाला। इंदिरा की हत्या के बाद 1984 में पूरे देश में कांग्रेस को लेकर हमदर्दी थी। ये ऐसा दौर था जब हर किसी ने कांग्रेस का साथ दिया था। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और ओडिशा में कांग्रेस को प्रचंड जीत मिली। लेकिन अब जीत ही कांग्रेस के लिए ख्वाब सा बन गई है। लोगों का भरोसा कांग्रेस से दिन ब दिन कम होता जा रहा है, जो चुनाव में भी नजर आ रहा है। इस वक्त हिंदुस्तान के नक्शे में 3 जगह कांग्रेस नजर आ रही है, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना। लेकिन तीनों जगहों पर कब तक कांग्रेस का पंजा नजर आएगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। हिमाचल प्रदेश में 2022 में चुनाव हुए थे। अब अगले साल 2027 में हिमाचल प्रदेश में चुनाव होंगे। हिमाचल का एक नियम है, हर चुनाव में बदलाव। हालांकि पिछली बार कांग्रेस को बहुत बड़ी जीत नहीं मिली थी। 2022 हिमाचल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 43.90% वोट मिले थे। बीजेपी को 43% वोट मिले थे। कांग्रेस को सत्ता महज 0.90% वोट से मिली थी। हिमाचल प्रदेश में जब चुनाव होंगे तो बदलाव का इतिहास दोहराया जाएगा। एक बार फिर भगवा लहराया जाएगा। लेकिन कर्नाटक में कब तक कांग्रेस की सरकार बरकरार रहेगी, इस सवाल का जवाब तो कांग्रेस को भी नहीं पता है। कर्नाटक में कुर्सी को लेकर सीएम सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार में खींचातानी, मनमुटाव, घमासान जारी है। लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फैसला सुना दिया, कर्नाटक का सीएम नहीं बदला जाएगा। नानादरे उत्तम ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೇಲಿನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಣೆಬರ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ನಾವು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ದುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ
ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಉದ್ಭವಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಬದಲಾವಣೆ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಅಥವಾ ನಾವು ಸೇರಿ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಹಿಡಿತದೆ. ಅದು ನೋಡೋಣ. कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे हैं उनके फैसले सोनिया गांधी करती हैं, राहुल गांधी तय करते हैं। कर्नाटक में सीएम नहीं बदलने का फैसला सुना दिया, लेकिन ये फैसला शायद डीके शिव कुमार को पसंद नहीं आया। डीके शिव कुमार के सपोर्टर्स कह रहे हैं कि 15 मई को डीके शिव कुमार का जन्मदिन है और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को उन्हें सीएम पद बर्थडे गिफ्ट के रूप में देना चाहिए। कर्नाटक में कुर्सी का नाटक फिर शुरू हो गया है। क्या महाराष्ट्र में जो हुआ वो अब कर्नाटक में होने वाला है? राजनीति की एक बड़ी अजीब बात होती है, जब आपको लगता है अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है, तभी एक बड़ा सरप्राइज आ जाता है। क्या 27 में कांग्रेस के पास सिर्फ तेलंगाना बचेगा? ये डर कांग्रेस को भी डरा रहा होगा। कांग्रेस और बीजेपी में जो सबसे बड़ा फर्क है वो नेतृत्व का है। कांग्रेस में हर फैसला गांधी परिवार सुनाता है, बीजेपी में फैसला पार्टी लेती है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका फैसला विधायकों का होता है। कांग्रेस में जो 15 साल पहले, 20 साल पहले मुख्यमंत्री के चेहरे थे वो आज भी हैं और भविष्य में भी कुर्सी के लिए युद्ध करेंगे। तभी कांग्रेस के कार्यकर्ता चुनाव से पहले हार मान जाते हैं और बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की लिस्ट बढ़ती जाती है। इस वक्त 19 राज्यों और 2 केंद्र शासित राज्यों में एनडीए की सरकार है। टोटल 21। बंगाल के साथ यह आंकड़ा 22 पर पहुंच जाएगा। इस वक्त हिंदुस्तान में बीजेपी के 16 मुख्यमंत्री हैं। बंगाल जीतने के साथ ही देश में 17 बीजेपी के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। बीजेपी के लिए हर चुनाव एकदम अलग होता है, एकदम नई चुनौती होती है। क्रिकेट की भाषा में हर राज्य में अलग पिच होती है। बिहार में टर्निंग पिच मिलती है तो बंगाल में बाउंसर पिच तैयार की जाती है। हर राज्य के हिसाब से रणनीति बनानी पड़ती है। हर राज्य में लोगों का भरोसा जीतना होता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने पहले हरियाणा जीता, फिर महाराष्ट्र में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। 2025 में बीजेपी ने पहले दिल्ली जीती, फिर इसी साल बिहार को फतेह किया। 2026 में अब बारी बंगाल की है। बंगाल में ममता से अभिषेक बनर्जी सियासी विरासत मांग रहे हैं। बंगाल में चौथी बार सीएम बनने के लिए ममता मैदान में उतरी जरूर, लेकिन सत्ता का कंट्रोल अभिषेक के पास है। लेकिन बंगाल को परिवारवाद मंजूर नहीं है। बंगाल में भगवा की ऐसी सुनामी आने वाली है जिसके सामने कोई नहीं टिकेगा। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में बीजेपी को 192 सीटें मिल रही हैं, जबकि टीएमसी 100 सीट पर सिमट जाएगी। टुडेज चाणक्य एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 48% वोट मिलेंगे, जबकि टीएमसी को 38% वोट मिलने के अनुमान है। बंगाल के किले में भगवा लहराते ही एक बात पूरे देश में साफ हो जाएगी, ऐसा कोई राज्य नहीं है, ऐसा कोई चुनाव नहीं है जो बीजेपी नहीं जीत सकती है। आज जहां पर बीजेपी नहीं है वहां का रास्ता कल जरूर खुलेगा, लेकिन फिलहाल दीदी बहुत टेंशन में है। दीदी के समर्थक बहुत टेंशन में है। অনেক অত্যাচার সহ্য করে সেন্ট্রাল ফোর্স এবং এখানকার ফোর্স সবার যৌথ অত্যাচার সহ্য করেও টোটাল সমস্ত মেশিনারি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, প্রাইম মিনিস্টার, হোম মিনিস্টার থেকে শুরু করে পুরো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এবং 19টা রাজ্যের বিজেপি নেতাদের এবং অর্থ ভাণ্ডার, শক্তির ভাণ্ডার, বন্দুকের ভাণ্ডার নিয়ে যারা বাংলার মানুষকে জব্দ করতে চেয়েছিলেন, জব্দ তারা কিন্তু ভোট বাক্সে হয়ে গেছে। আমি আপনাদের নিশ্চিন্ত করে বলতে চাই, যেটা টিভিতে দেখাচ্ছে এটা বিজেপি অফিস থেকে কালকে বেলা 1:08 সার্কুলেট করেছে এবং টাকা দিয়ে বলেছে যাতে এটা দেখানো হয়। তার কারণ হচ্ছে আমার কাছে স্পেসিফিক ইনফরমেশন এসছে 1:08 আমি কোনো একটা প্রেস মিডিয়ার থ্রুতে পেয়েছি এবং সেই ইনফরমেশনে দেখা যাচ্ছে
তারা পরিষ্কার বলছে ফোর্সফুলি তোমায় করতে হবে, এটা তোমাকে এর মধ্যে যাওয়া যাবে না। কারণটা আসলে জানেন আপনারা, আমরা 230ও পেয়ে যেতে পারি, 226 ক্রস করবো 2026-এ। মানুষ যে বিপুলভাবে ভোট দিয়েছে, আমার তাদের প্রতি পুরো ভরসা, বিশ্বাস, আস্থা আছে। कांग्रेस को छोड़ दें तो दूसरी पार्टियों पर भी जनता का भरोसा कम होता जा रहा है। राजा का बेटा राजा बनेगा, मुख्यमंत्री का बेटा रिश्तेदार बनेगा, ये अब और नहीं चलेगा। तमिलनाडु में एमके स्टालिन अपनी सत्ता विरासत में अपने बेटे को सौंपना चाहते हैं। तमिलनाडु में इस चुनाव का असली मकसद यही था, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बने, लेकिन तमिलनाडु की जनता को यह पसंद नहीं आया। एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक अभिनेता विजय की टीवीके को नई राजनीतिक ताकत के रूप में देखा जा रहा है। उसे 98 से 120 सीटें मिलने का अनुमान है। एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक मुख्यमंत्री की पहली पसंद में 37% तमिल ने अभिनेता विजय को चुना। एग्जिट पोल के ये आंकड़े तमिलनाडु में एक बड़े राजनीतिक बदलाव की ओर इशारा करते हैं। मुकाबला अब 2 नहीं बल्कि 3 ताकतों के बीच है, जिसमें टीवीके का उदय सबसे बड़ा फैक्टर बनकर सामने आया है। हिंदुस्तान की जनता पारिवारिक पार्टियों को नकार रही है, राजा के बेटे को राजा बनते हुए नहीं देखना चाहती है। जो पार्टियां हिंदुओं का सम्मान नहीं करती हैं, उनसे दूरी बना रही हैं। बंगाल इस बात का प्रमाण है, जो राम के साथ नहीं वो किसी काम का नहीं। कांग्रेस को लेकर एक सोच बन गई है। कांग्रेस को मुस्लिम वोट एक मुश्त चाहिए और हिंदुओं के वोट जाति में विभाजित चाहिए। यही सोच समाजवादी पार्टी के लिए बनी है। मुस्लिम वोट और यादव वोट टूटना नहीं चाहिए, बाकी वोट जातियों में बढ़ जाएं, जबकि बीजेपी को हिंदुओं के वोट एक साथ चाहिए। बीजेपी जाति में वोट बांटने के खिलाफ है। जितना हिंदू एक साथ घर से निकलेगा, उतना हिंदुस्तान में भगवा लहराएगा। हम लोगों को जैसे ही लोग देखते हैं, सबसे पहले उनके मुंह से शब्द निकलता जय श्री राम का। कहीं भी जाते हैं, मैं भी इसी महीने पश्चिमी बंगाल के चुनाव में अलग अलग दूर दराज के गांवों में गया। जैसे लोगों को पता लगता था मैं आया हूं, महिला पुरुष बच्चे इस सड़कों पर आकर के जय श्री राम के साथ खड़े होते थे। हर व्यक्ति एक ही संबोधन, वो हिंदी जान रहा है नहीं जान रहा है, लेकिन एक संबोधन मुझे देख करके जय श्री राम। कितनी आनंद की अनुभूति होती है। राम हम सबको जोड़ने के माध्यम बने हैं, देश को जोड़ने के माध्यम आज से नहीं त्रेता से है। त्रेता से राम जोड़ रहे हैं भारत को, उत्तर को दक्षिण से, श्री कृष्ण जोड़ रहे हैं पूरब से पश्चिम को, शिव शंकर जोड़ रहे हैं पूरे भारत के कण कण को, एक एक स्थान को 12 ज्योतिर्लिंगों के माध्यम से पूरे भारत को जोड़ने की 3 ताकत, और वही ताकत आज हम सब की सबसे बड़ी ताकत है। पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक भगवा ही भगवा। जहां अभी भगवा नहीं है, वहां पर भी बीजेपी भगवा लहराने में लगी है। बंगाल इसी बात का सबूत है। हिंदुस्तान में 4 ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी कभी सरकार में नहीं आई थी। पहला बंगाल, जहां इस बार भगवा लहराने वाला है। इसके बाद केरल, जहां बीजेपी पुरजोर मेहनत कर रही है। फिर तमिलनाडु, जहां पर बीजेपी का असर दिखने लगा है। चौथा तेलंगाना, जहां पर बीजेपी की सीटें बढ़ने लगी हैं। भविष्य में इन स्टेट का रंग भगवा हो सकता है। 2014 के बाद से बीजेपी में जो परिवर्तन आया है, जिस तरह से मोदी ने चुनाव लड़ने की रणनीति बदली है, हर वोटर से सीधे कनेक्शन जोड़ा है, उसने हिंदुस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री बदल डाली है।